मुझे है ना। अब इसमें ये, हाँ, ये फॉर्मूला आए कैसे, इनको आज हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले हैं, इनका डेरिवेशन थोड़ा सा एक कोई एक डेरिवेशन देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है। कौन सा कर लेते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला ले लेते हैं, चलो। ठीक है, देखो, एक कोई डेरिवेशन देख लेते हैं जिसमें एसिड वीक ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, ऐसा कोई सॉल्ट ले लेते हैं जिसका जो इस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा हो। ठीक है। अ, या फिर उसका ये वाला ले लो, ज्यादा सही रहेगा, इसमें फंडा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एसिड स्ट्रॉन्ग ले लो, बेस वीक ले लो। ठीक है, इसमें आपको तीनों समझ में आ जाएंगी। देखो, इसमें एग्जाम सॉल्ट कोई ऐसा ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, चलो सिंपल सा सॉल्ट ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है ना। इसमें एसिड क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो देखो, सबसे पहले सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं। ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब ही यही है कि सॉल्ट को बेटा पहले वाटर में डिजोल्व करेंगे और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसी का हम लोग पीएच निकालना है हम लोग को। तो देखिए, सॉल्ट में हमेशा एक ध्यान रखिएगा कि एक आयन अगर ऐसा है, जैसे इसमें आप एनायन को देखिए, ये वाटर के H प्लस आयन से रिएक्ट करके बनाएगा HCl, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये फर्दर 100% क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। है ना, मतलब ये जितने H प्लस आयन लेगा वाटर से उतने वापस फिर से डोनेट कर देगा। ठीक है। तो ऐसा आयन जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करता है, बोलते हैं उसकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है ना। और हाइड्रोलिसिस हमेशा उस आयन की होती है जो वीक एसिड या वीक बेस से आ रहा होता है। तो इसमें वीक बेस से आने वाला आयन है ये अमोनियम है ना। तो हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, इसके कटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कटायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इसमें सबसे पहले कि इक्वेशन लिख देंगे कि अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये वाटर से एक OH माइनस आयन ले रहा है। ये क्या ले रहा है भाई, एनायन है तो हाइड्रोक्साइड आयन ही लेगा, और ये बना देगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H+। ठीक है। इस तरह की एक रिएक्शन होगी। बोलो भाई, इस तरह से आपको एक इक्विलिब्रियम बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। अच्छा, हर एक इक्विलिब्रियम का अपना क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अच्छा, शुरुआत से हम लोग कई सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नाम भी देते हैं, जैसे वीक एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, Ka दिया था, है ना। वीक बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिया था हम लोगों ने Kb, है ना। अच्छा, वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका हम लोगों ने अलग से नाम दे दिया था, Kw बोल दिया था। ऐसे ये जो सॉल्ट है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन दे रहा है, इसका भी अपना क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसके सॉल्ट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो सिंबल दिया जाता है वो KH दिया जाता है। उसको क्या दिया जाता है, KH। इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, H फॉर हाइड्रोलिसिस। ये जो स्मॉल h लिखा हुआ है ना, ये हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलिसिस हो रही है, इस पूरे रिएक्शन का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ना, वो उसको क्या नाम दे रहे हैं, KH। ठीक है, बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब यस। इसमें ये कंडीशन ले लेते हैं, जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन C है ना। तो इसका कंसंट्रेशन C है। अभी ये आयनाइज हुआ नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड जो स्पेसीज है उनका कंसंट्रेशन 0 0 है। और इसका अच्छा, जैसे हम लोग मानते थे ना कि अल्फा अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में
अल्फा की जगह हम लोग लेते हैं H, है ना, उसको नाम देते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब है वो अल्फा ही, बस उसको एक नया नाम दे दिया है, एक नया सिंबल दे दिया गया, उसको आप अल्फा की तरह ही ट्रीट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे H एक टर्म यूज करते हैं, H होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और H को वैसे ही डिफाइन करते हैं कि अगर 1 मोल सॉल्ट है तो उससे जितना मोल डिसोसिएट हो रहा होगा, जितने मोल उसके हाइड्रोलाइज हो रहे होंगे, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। 1 मोल के रिस्पेक्ट, 1 मोल सॉल्ट के रिस्पेक्ट में जितने मोल उसके हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, वही क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अच्छा बताओ, 1 मोल के रिस्पेक्ट में एच है, मोल हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, तो सी मोल के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोलाइज हो रहे होंगे, CH। सी एच, है ना। हाँ, अच्छा वाटर तो एक्सेस में लेते हैं, वाटर तो सॉल्वेंट है, तो उसका कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, और इधर सी एच और सी एच। ठीक है, तो अगर अब आपसे अगर मैं पूछूं, बताइए कि इसका KH का एक्सप्रेशन क्या होगा। KH जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, तो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, पहले प्रोडक्ट साइड लिख लो बेटा, प्रोडक्ट साइड अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन लिख लीजिए, H+ आयन का, और डिवाइडेड बाई किसका लिख लेते हैं, अमोनियम आयन का, है ना। बोलो, यही तो होगा KH। तो ये हो जाएगा CH इंटू सी एच, C1 - H, एक C कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया KH इक्वल टू CH² अपॉन 1 - H। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो यहाँ पे भी वही एजम्पशन ले लेते हैं कि जो सॉल्ट है, अगर ये कोई ऐसा सॉल्ट है जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 1 से कम है ना, मतलब सॉल्ट में भी ये वीक टाइप का सॉल्ट है, तो 1H का वैल्यू हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। If H is less than 0.1, then we can ignore H compared to 1, है ना। हम लोग क्या ले लेंगे, मतलब H को इग्नोर कर लेंगे, कर देंगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये मोटा मोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब KH बराबर क्या आ जाएगा, CH²। तो यहाँ से H कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा KH/C, है ना। और ये जो H है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बोलो भाई, इतनी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई। यस यस। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का वैल्यू निकाला, वो आ रहा है KH/C। अब देखो, हम लोग को अल्टीमेटली निकालना क्या है, हम लोग डेरिवेशन क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पीएच के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और पीएच डिपेंड करता है H+ आयन कंसंट्रेशन पे, और इक्विलिब्रियम पे H+ आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर है, CH के बराबर है ना। और H की वैल्यू हम लोग निकाल के ले आए हैं, तो अगर हम लोग ये H की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें H+ आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस सॉल्ट से आने वाले जो H+ आयन कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, ये किसके बराबर है, CH के, और H का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला, तो ये आ रहा है √KH/C। एक C से ये √C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा KH/C, है ना, KH/C। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे बस एक चीज ये समस्या आ रही है कि हमें सी तो दिया होगा क्वेश्चन में, सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो दिया जाता है, लेकिन सॉल्ट का जो KH होता है वो कभी दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे KA KB तो ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट होते हैं, लेकिन KH कोई स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपको मैक्सिमम एग्जांपल में देखोगे कि KH आपको दिया नहीं जाएगा, है ना। कल हम लोग क्वेश्चन किए भी थे, तो वहां भी आपने देखा होगा कि KH आपको दिया ही नहीं जाता था। तो ये KH की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब ये KH की वैल्यू कहाँ से निकाले, है ना। तो इसको हमें देखिए, वापस आइए, इसी रिएक्शन को देखिए, ये जो आपने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, इसमें कोई 2 स्पेसीज ऐसी छुपी हुई है जो इटसेल्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोई मुझे बता सकता है इसमें कौन सी 2 स्पेसीज ऐसी है जो खुद में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सर NH4OH and water। H2O हाँ, तो बिल्कुल सही बताया।
है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें देखो एक NH4OH छुपा बैठा हुआ है, ये आपका वीक बेस है। और एक वाटर, वाटर इटसेल्फ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। 5000 50,000 में कोई एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है वाटर का रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें दो ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहे होते हैं, वो अपना एक अलग से एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो ये दोनों मुन्ना भाई भी क्या कर रहे होंगे, अपना इक्विलिब्रियम बना रहे होंगे पानी के अंदर। ये भी क्या बना रहे होंगे, अपना इक्विलिब्रियम बना रहे होंगे। तो इनकी भी रिएक्शन लिख डालो भाई। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये भी अपना इक्विलिब्रियम अलग बना रहा होगा। ये बना रहा होगा अपना इक्विलिब्रियम अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में, है ना। और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं क्या होना चाहिए, क्या बोले इसको? KB। केबी, है ना, बहुत बढ़िया। वीक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केबी, ठीक है। अच्छा, और एक वाटर अपना इक्विलिब्रियम बना रहा होगा भाई, ये वाटर अपना इक्विलिब्रियम बना रहा है H+ आयन। यहाँ पे मैं H+ आयन लिखे दे रहा हूँ, बस वो आप लोग समझ जाना कि सिंपलेस्ट वे में लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे वो हाइड्रोनियम आयन होता है, लेकिन फिर वो मुझे हर जगह हाइड्रोनियम आयन लिखना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए मैं H+ आयन लिख रहा हूँ। तो ये दो इक्विलिब्रियम और है। अब देखो, अब आपके सामने आप सिचुएशन ये आ गई। देखिए, अब आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको दो रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो दे दी गई, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों का Kc दे दिया गया, और आपसे बोला जाए कि इस रिएक्शन जो ऊपर वाली है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसका Kc KH है। आपको KH की वैल्यू इन दोनों Kb और Kw के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो ऐसे कौन से दो ऑपरेशन करें इन दो रिएक्शन के साथ जो ये नीचे लिखी हुई है, जिससे हमें ये ऊपर वाली रिएक्शन मिल जाए, ये आपको बताना है। फर्स्ट वाले को रिवर्स कर देंगे। फर्स्ट को रिवर्स करके उसका ऐड कर देंगे, 1 and multiply by 2। है ना। सर रिवर्स करके फर्स्ट, ऐड कर देंगे। हाँ, रिएक्शन फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करके सेकंड में ऐड कर दें बस। सेकंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, है ना। बोलो भाई। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर इसी को कुछ मान लेते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर दें, रिवर्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, और उसमें ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 3, तो आप देखिए सेम वही इक्वेशन बन रही है। मैं इसको ऐसे लिख के बता दे रहा हूँ। देखो, पहली रिएक्शन रिवर्स करोगे तो अमोनियम आयन OH आयन इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको थर्ड के साथ ऐड करेंगे जब, तो देखो OH आयन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। तो रिएक्टेंट साइड देखो आपका क्या बच रहा है, रिएक्टेंट साइड आपका अमोनियम आयन प्लस वाटर, दिस गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+ आयन। और देखिए गौर से देखिए, ये वही रिएक्शन बन गई जो ऊपर है ना। समझ में आई बात आपको? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके सेकंड में ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगी। अब याद करो कि जिस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/Kb, है ना। और जिसमें ऐड कर रहे हैं उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा ऊपर वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, KH के। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया। देखो, KH का वैल्यू Kb और Kw के टर्म में हमें मिल गया। KH का बराबर हो क्या हो जाएगा, Kw डिवाइडेड बाई Kb, है ना। बताओ भाई, इतनी बात आई समझ में? यहाँ पे एक हमें रिलेशन मिल गया। यहाँ पे Yes. कौन सा टर्म क्या है, सबको क्लियर है ना। Kw किस क्या है, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Kb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, और KH किसको बोल रहे हैं, इसको लिख लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। अब बस कहानी यहीं पे खत्म होती दिख रही, क्योंकि देखो KH की वैल्यू हमें चाहिए थी, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे हमें H+ आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, और इसमें माइनस लॉग ले लेंगे तो हमें pH की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा करके देखें, देखो वही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जो कल हम लोगों ने रट्टा मारा था, जो कल हम लोगों ने सीधे रट्टा लगा लिया था, है ना। देखो, H+ आयन किसके बराबर है, CH के, क्या था, H+ आयन अंडर रूट ऑफ CH के बराबर है ना। तो अंडर रूट को लिख दो पावर हाफ,
और CH को KW/KB लिख देते हैं और इसकी पावर पूरे की 1/2 कर देते हैं। ठीक है, और बस ये 1/2 आगे ले लो और माइनस log KW, ठीक है, और माइनस log C, और माइनस माइनस प्लस होता दिख रहा है लेकिन मैं प्लस करूंगा नहीं उसको, मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस ब्रैकेट में माइनस log KB। अब देखो ये कुछ कुछ होता ही है, माइनस log KW PKW हो जाएगा, माइनस log KB क्या हो जाएगा, PKB हो जाएगा, हो जाएगा। यस और PKW की वैल्यू आपको पता ही है 14 होती है, और ये लिख दिया माइनस log, इसको सीधे PKW लिख दिया मैंने, माइनस log KB को PKB और माइनस log C। ठीक है, अब ये PKW 14 आप रख के 2 को अंदर ले जाइए, तो 14 डिवाइड बाई 2 और ये 7 हो जाएगा, माइनस हाफ PKB हो जाएगा, माइनस हाफ log C हो जाएगा, है ना। देखो ये बन गया फॉर्मूला। तो ये मतलब इसका डेरिवेशन है, ऐसे इसको आप कर सकते हो। अब इस डेरिवेशन में आपको दो छोटी छोटी बातें, सबसे मेन बात आपको बताते हैं। इसमें आपको दो बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे एक टर्म आप आया H, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रो, इसको बोल रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सॉरी। H को क्या नाम दिया हम लोगों सर ने? वेटिंग रूम में कोई अच्छा एक मिनट, है ना। यहाँ पे जो आपका H है, तो H को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपसे कभी पूछे किसी सॉल्ट का, जैसे कुछ क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो समझ जाना आपको H पूछा जा रहा है ना। और परसेंट में पूछा जाए तो पहले आप निकाल लेना और फिर उसकी वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और KH, हाँ इसके लिए आपको KH की आवश्यकता पड़ेगी, तो KH जो होगा वो हो जाएगा KW/KB। ठीक है, लेकिन ये तो जो हमने सॉल्ट अभी पढ़ा है, ये कौन सा सॉल्ट पढ़ा है? ये तो सॉल्ट पढ़ा है जिसमें, है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस वीक था, है ना। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि एसिड वीक हो सकता है और बेस क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो देखो आपको दोनों में बता देता हूँ, या फिर दोनों वीक हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वीक एसिड वीक बेस। तो इन तीनों केस में देखो आपको KH भी लिखना आना चाहिए, है ना। आपसे अगर KH पूछा जाए इस केस में जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो देखो पूरा डेरिवेशन ना करना हो, देखो इतना टाइम होता नहीं कि पूरा डेरिवेशन करें, तो इसमें ध्यान रखना KH अगर डायरेक्ट लिखना है तो देखो न्यूमरेटर में लिखना है आप KW और डिनोमिनेटर में लिखना क्या, जो कंपोनेंट वीक हो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड कर देना। जैसे फर्स्ट केस में बेस वीक है तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, KB से। तो ये देखो ये आपका आ गया फर्स्ट केस का KH का वैल्यू, KW/KB। सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर, मेरे फोन में बैटरी कम है, आप प्लीज मेरी सेकंड आईडी को एंटर कर लीजिए। अच्छा अच्छा, है ना। तो इसमें KH का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, KW/KB। ठीक है, ये किस केस में हुआ, जब एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस वीक था, इस टाइप का सॉल्ट था। लेकिन अगर इस टाइप का सॉल्ट होगा तो बताइए क्या होना चाहिए, KH का वैल्यू, KH इक्वल टू KW। हाँ तो इसमें वीक, इसमें एसिड वीक है तो हम लोग केस वीक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में तो KW ही रहेगा, है ना। और बेटा जब दोनों दोनों वीक हो, है ना, तो फिर क्या करेंगे, तो बताएं, इसमें दोनों से डिवाइड होना करना पड़ेगा आपको, K से भी और मल्टीप्लाई में KB से, है ना। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कटायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही होगी और एनायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही होगी,
है ना, वहां पे कैटायन एनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही होगी। तो ये आपको और पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में वो आपसे KH पूछ सकता है, तो KH की वैल्यू हमें निकालना चाहिए, या KH ना पूछे, हो सकता है वो H पूछ सकता है, तो H हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन C। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है? सर यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पे वाटर के मोल 0 क्यों लिए? नहीं, जीरो नहीं है वो, सफिशिएंट मोल है, वो मैंने गलती से लिख दिया है ना। एक्चुअली वाटर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वाटर एक्सेस में लेते हैं ना, तो जीरो तो नहीं है वो, लेकिन उसके मोल इतने कम रिएक्ट कर रहे होंगे कि वो वाटर का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम पे, है ना, इसलिए इक्विलिब्रियम पे इग्नोर कर देते हैं हम लोग, यस सर। है ना। चलो अच्छा, तो ये सभी को समझ में आ गया, डेरिवेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया, यस सर। है ना। Yes. तो अगर कभी KH वेच पूछे तो हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है ना, क्योंकि बफर सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है आपका बफर सॉल्यूशन। देखिए, बफर सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। बफर सॉल्यूशन बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन होते हैं देखो, आपको मैं एक थोड़ा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, तब आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना, बफर के बारे में आपको अगर समझना है। जैसे आप लोग लैब में जाना कभी, है ना, लैब में आप लोग गए भी होगे, प्रैक्टिकल वैक्टिकल किया भी होगा, है ना। तो लैब में आप जाइए और प्योर वाटर ले लीजिए, लैब में डिस्टिल वाटर रहता है, डिस्टिल वाटर ले लीजिए और उसका पीएच मीजर कीजिए। लैब में पीएच मीटर भी रहते हैं, आजकल तो काफी डिजिटल टाइप के पीएच मीटर आ गए हैं। तो सीधे उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वो उसमें डिप कर दो, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड टाइप के होते हैं, उनको डिप कर दो और उसमें सीधे रीडिंग मिल जाती है। डिजिटल वाले आजकल आ गए, खटाक से बता देगा उसका जो नेडल होगी कि कितने पे पीएच, कि क्या पीएच है, ठीक है। तो पीएच देखो, तो प्योर वाटर अगर है, वाकई में वो प्योर वाटर है, वो टेम्परेचर, तो टैप वाटर मत लीजिएगा, टैप वाटर थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, उसका पीएच 7 से ज्यादा आएगा, 8 के आसपास आ सकता है, ठीक है। लेकिन प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, तो उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें HCl, आपके लैब में HCl, डाइल्यूट HCl मिल जाएगा, है ना। डाइल्यूट HCl क्या, 0.1 मोलर HCl, क्योंकि ये जो डेटा है वो 0.1 के लिए है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें आप थोड़ा सा HCl डाल दीजिए, 0.1 मोलर, थोड़ा सा कहने का मतलब आप समझ रहे हो, 2 से 3 ड्रॉप, ज्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप डाल दीजिए। तो आपको क्या अंदाजा है उसका पीएच कितना हो जाएगा? डिक्रीज कर जाए। पीएच डिक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। वाटर ये जो ले रहा हूँ मैं 1 लीटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, हाँ सॉल्यूशन एसिडिक हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितना डिक्रीज हो जाएगा, अगर आपको मैं डेटा बताऊंगा तो आपको काफी सुन के वो लगेगा कि इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पीएच आप जब मीजर करोगे ना, 0.1 मोलर HCl की, ज्यादा नहीं, आपने 2 से 3 ड्रॉप डाली, पीएच उसका पहुंच जाएगा 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में पहुंच जाएगा, है ना। आपको लगेगा अरे थोड़ा ही तो डाला है, 2-3 ड्रॉप ही तो डाली है, पीएच जबरदस्त चेंज आ गया पीएच में, है ना। ऐसी बेस में भी करके देख सकते हैं कि इसी में आप डाल दो 0.1 मोलर NaOH, है ना, तो उसका पीएच इंक्रीज होके 7 से 11 की रेंज में पहुंच जाएगा, है ना। तो 10 से 11 की रेंज में पहुंच जाएगा। तो इतना ड्रेस्टिक चेंज जो आ रहा है, उसको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी सॉल्यूशन में थोड़ा भी एसिड या बेस अगर डाल दें, है ना, तो पीएच में ठीक ठाक चेंजेस आ जाते हैं। और ये कितना भयानक है, आप समझ पा रहे हो इस बात को? क्योंकि देखो आजकल अगर आप देखो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं
जो एक पर्टिकुलर पीएच पे बनाए जाते हैं। जब उनको बनाया जाता है ना बेटा, है ना, तो वो एक पीएच कंट्रोल किया जाता है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, है ना, उस पीएच रेंज पे भी डिपेंड करती है। अगर वो मान लीजिए जैसे मैंने तो आप लोगों ने किंगफिशर का नाम सुना है? किंगफिशर, यस सर। यस सर। यस सर। है ना। मैं अपनी बात बताता हूँ उन लोगों को। मेरी मेरी पहली जो जॉब थी वो किंगफिशर में लगी थी। मेरा बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से है, तो मेरे कैंपस में किंगफिशर आई थी, तो मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था उसमें। एसबीटीआई, मैं एसबीटीआई कानपुर का पास आउट हूँ, तो वहां की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पहली पहली जॉब जानते हो कितना ज्यादा वो होता है ना। तो मेरा मन तो था एमटेक एमटेक करने का, लेकिन हमने कहा अरे हटाओ यार, कौन पढ़े। तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया भाई किंगफिशर महाराष्ट्र में। मिर्जा भाई यहाँ पे तो प्लांट है नहीं किंगफिशर का, तो महाराष्ट्र में। अब वहां पे भाई जानते हो किंगफिशर का मतलब तुम लोग समझ ही गए होगे। किंगफिशर में क्या बनता है? सर लिखा। को लीकर बनता है, एथेनॉल बनता है ना। तो ड्रिंकिंग, ज्यादातर वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होता है, लेकिन आजकल अब ये है कि आने वाले समय में एथेनॉल से पावर एल्कोहल की तरह इसको यूज किया जाएगा। हो सकता है कि जो ऑटोमोबाइल है, टू व्हीलर फोर व्हीलर भी चलने स्टार्ट हो जाएंगे आने वाले 5-6 सालों में ही, आप लोग देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, तो लेकिन अभी तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होता है। तो अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल जब बनाया जाता है तो 24 घंटे का फर्मेंटर होता है। 24 घंटे फर्मेंटर चलता है बेटा उसमें, ठीक है। और मेरा वही है कि मेरी जॉब जब लगी थी तो वही जानते हो कि शुरुआत में है ना, कुछ महीने ट्रेनिंग होती है वहां पे, फिर प्रोबेशन होता है, 3 महीने ट्रेनिंग थी, फिर ऐसे प्रोबेशन था, है ना। तो उसमें ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चा केवल बीटेक पढ़ के जाता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन इंडस्ट्री का नॉलेज तो शून्य होता है ना। इंडस्ट्री में वैसे तो थर्ड ईयर में होता है 3 महीने का, 2 महीने का उस समय चलता था, लेकिन वो सब हम लोग ज्यादा कर मतलब कि इंडस्ट्री में जाके प्रोजेक्ट होता था, लेकिन हम लोग ने प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं किया था। अच्छा, कोई 2 महीने में कितना सीख जाएगा, है ना। हम तो ज्यादा नहीं, 15 दिन ही गए थे, सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया था, फिर बस काम खत्म। प्रोजेक्ट बच्चे करते ही इसीलिए कि सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना। तो इतना पता भी नहीं रहता। तो वहां पे सब कुछ सिखाया जाता था। तो वहां पे हम लोग की नाइट ड्यूटी भी लगती थी शुरुआत में, ट्रेनिंग टाइम, है ना। दिन वीक में 2 दिन लगती थी। तो उसमें क्या होता था कि हर 24 घंटे फर्मेंटर चल रहा है भाई साहब, है ना। तो उसमें हर मुझे ख्याल से 45 मिनट का ड्यूरेशन था। हर 45 मिनट में सैंपल लेना होता था कि फर्मेंटर में जो एल्कोहल है, एथेनॉल, उसका पीएच कितना है, ठीक है। और आप लोगों को पता है जो एथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पज में यूज होता है, वो कितने पीएच पे बनाया जाता है? उसके लिए जो डिजायर्ड पीएच होता है 7.8, 7.8 पीएच पे वो एथेनॉल बना होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, हर 45 मिनट में एक सैंपल लेते थे, देखते थे पीएच कितना है। कई बार वो 7.6 आता था, कई बार वो 7.9 पहुंच जाता था, लेकिन थोड़ा तो डिफर करेगा ही, है ना। बोलो भाई। लेकिन अगर यही पीएच 9 की रेंज में पहुंच जाए, या फिर यही पीएच 5 की रेंज में पहुंचने लगे, मतलब हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक होने लगे, तो वो काफी डेंजरस होता है। बोलते हैं कि यही पीएच 9 के आसपास पहुंच जाता है तो उसमें एथेनॉल ऑक्सीडाइज होके एसीटोन बनाने लगता है, और एसीटोन बहुत टॉक्सिक होता है। अगर एथोलॉन में एसीटोन बनने थोड़ा कुछ, मान लो कि 5% भी बन गया ना, तो वो काफी डेंजरस होता है हेल्थ के लिए, है ना। आपने सुना होगा कि जहरीली मतलब कि शराब पीने से कई लोग मर जाते हैं, ऐसा भी Yes. सुना होगा। तो वो क्या होता है कि वो इसी तरह से गलती से हो जाता है कि मान लो पीएच बढ़ता चला गया, किसी ने चेक ही नहीं किया। नाइट ड्यूटी में ज्यादातर लोग सोते ही हैं, है ना। और वो, लेकिन वो आगे चेक होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पता लगा कि आगे भी जहाँ बॉटलिंग के टाइम भी चेकिंग नहीं हुई, और वो पैक हो गया, वो मार्केट में पहुंच गया, ठीक है। तो वो काफी डेंजरस होता है।
तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जहाँ काम किया हूँ। बाकी आज की डेट में अगर देखा जाए तो देखो ऐसा केवल अल्कोहल ही एग्जाम्पल नहीं है, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है ना, जितनी भी मेडिसिन है, हर एक मेडिसिन एक पर्टिकुलर पीएच पे ही बनती है। अब पैरासीटामोल ही ले लो, है ना, डोलो ले लो, आजकल ज्यादातर तबकी सबकी तबीयत खराब हो रही है तो यही सब लोग खा भी रहे। तो ये भी एक पर्टिकुलर पीएच पे बनती है। बनाते समय उसका और ये जितने भी मेडिसिन होती है तो इनके फर्मेंटर तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। एल्कोहल में तो तब भी चलता है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो गया पीएच तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसमें तो अगर मान लो 7.6 पे कोई मेडिसिन बननी है तो 7.6 पे ही बननी है ना, मतलब उसमें 0.1 का प्लस माइनस होना भी डेंजरस रहता है। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, जैसे ये प्योर वाटर वाला, कि प्योर वाटर में थोड़ा सा HCl मिल गया तो पीएच कितना ज्यादा चेंज हो गया। और वहां पे तो बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, 3-3 मंजिल के बराबर तो फर्मेंटर होते हैं उसमें। तो उसमें थोड़ा भी क्वांटिटी जो भी रॉ मटेरियल है उसकी अगर 19-20 हो गई, प्लस माइनस हो गई, तो पीएच तो आसानी से चेंज हो जाएगा। तो पीएच कंट्रोल कैसे किया जाता है? अब मुद्दे की बात करते हैं कि पीएच को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि बिना पीएच को कंट्रोल किए इस तरह के प्रोडक्ट तो बनाए ही नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोग अमूल का दूध भी पीते हैं ना, है ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अमूल का जो Yes. मिल्क आता है या कोई भी पैकेजिंग वाला, ज्ञान वान का कोई भी मान लो, ठीक है, उसको भी वो लोग एक पर्टिकुलर पीएच पे ही बनाते हैं। अमूल का दूध से रिलेटेड जितने भी है, दही भी आता है ना, मट्ठा भी आता है, वो सब एक पीएच पे बनता है। भाषा से आ रही है। ये डेयरी के प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए भी पीएच, तो आपको पीएच को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ऐसे पीएच कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। पीएच को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में, वो होते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की डिफिनेशन अगर पढ़ोगे तो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो बोलते हैं बफर सॉल्यूशन are those solution which resist the change of pH upon the addition of a small quantity of acid and base। पहले लिख देता हूं मैं, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। बफर सॉल्यूशन आर those solution buffer solution are those solution which resist the change of pH upon addition of a small amount of acid और बेस। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। अगर उनमें एक लिमिट तक स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक लिमिट तक आप एसिड और बेस मिलाएंगे तो बेटा वो पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल स्केल में जैसे आपको एथेनॉल बनाना है 7.8 पे, तो उसमें बनाने से पहले उसमें बफर सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाता है, से उतने ही पीएच का ऐड कर दिया जाता है। जितने पीएच का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उतने ही पीएच का बफर ऐड कर दिया जाता है, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस पीएच को चेंज होने से रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि बफर सॉल्यूशन तो समझ में आ गया अक्सर कि बफर सॉल्यूशन का नारा होता है ना हम मतलब कहानी एक नारा आप लोग सुना होगा, ना हम सुधरेंगे ना सुधरने देंगे। Yes, ठीक है, sir. तो ये इसी तरह के है ना, कि ना हम बिगड़ेंगे ना बिगड़ने देंगे, मतलब ना तो ये खुद अपना पीएच चेंज होने देंगे और जिस सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे उनका भी पीएच नहीं चेंज होने देंगे, है ना। तो बफर सॉल्यूशन की बात ये होगी। अब टाइप्स ऑफ बफर भी पता होना चाहिए, कितने तरह के बफर बन सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ बफर
टाइप्स ऑफ बफर में बेटा दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। बफर सॉल्यूशन में भी एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो एसिडिक बफर नंबर 1, नंबर 2 बेसिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर ज्यादातर वहां लिए जाते हैं जहां पर पीएच आपको 7 से कम पे कंट्रोल करना है, और जहां पे 7 से ज्यादा पे कंट्रोल करना है वहां पे बेसिक बफर लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये होते क्या है एसिडिक बेसिक बफर, तो इनके बारे में या इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो देखिए बहुत आसान है। देखो आपको अगर कोई एसिडिक बफर बनाना है तो क्या करना होगा उसके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक वीक एसिड लेना होगा। सबसे पहले क्या लेना होगा, कोई वीक एसिड, ठीक है। देखो ऐसे याद कर लो, जो बफर के नाम में आ रहा हो वही आप वीक ले लेना। जैसे आप एसिडिक बफर बनाना चाह रहे हो तो आप वीक क्या लेना, एसिड ले लेना, ठीक है। अच्छा, लेकिन अकेला एक सॉल्यूशन बफर नहीं होता, बफर में दो दो कंपोनेंट होते हैं, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर बफर होता है। तो इसमें एक चीज, एक सॉल्यूशन और ऐड करना पड़ेगा आपको। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा होगा, दूसरा सॉल्यूशन जो ये बेटा आपने वीक एसिड लिया है, इसी वीक एसिड का बेटा, सेम इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप सॉल्ट तैयार कर लीजिए, और वो सॉल्ट का सॉल्यूशन इसमें क्या करिए, ऐड कर दीजिए इसी वीक एसिड में, है ना। तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, एसिडिक बफर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक बफर क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग लेना बेटा, बेस वीक ना ले लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बफर नहीं बनेगा, है ना। बोलो भाई, समझ में आ रही बात, यस सर। है ना। एसिडिक Yes, बफर कैसे बनता है, वीक एसिड ले लीजिए, जैसे आपको एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड ले लीजिए, और इसी वीक एसिड का, सेम उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाकर उसी में मिक्स कर दीजिए, उसी वीक एसिड के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपका एसिडिक बफर तैयार हो जाएगा, है ना। अच्छा, बेसिक बफर को भी इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। बेसिक बफर बनाना है तो बोलते हैं इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस। पहले आप क्या ले लीजिए, कोई वीक बेस ले लीजिए, और इसका सॉल्ट तैयार करिए, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो ये क्या हो जाए, ये क्या बन जाएगा आपका, बेसिक बफर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है, यस सर। है ना। तो देखिए इसके एग्जाम्पल अगर बोले तो एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं कई सारे। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल, आप मन में कोई वीक एसिड सोचो, बताओ क्या सोचा, कोई बताओ वीक एसिड। acetic acid. एसिडिक है ना, बहुत बहुत कॉमन एसिड है, हम ज्यादातर बच्चों के मन में यही आएगा, एसिडिक एसिड ले लिया, ठीक है। अब क्या किए, एसिडिक एसिड के दो सैंपल, दो पार्ट कर दिए, ठीक है। एक पार्ट एसिडिक एसिड मतलब 50-50% कर दिए, और जो दूसरा पार्ट है इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिला दीजिए, जैसे आप NaOH मिला दिया आपने, तो एसिटिक एसिड में NaOH मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा, एसिडो बेस सॉल्ट बनाते हैं, ये क्या बना देगा, सोडियम एसिटेट। तो ये इसका आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना लिया, और जो पहला वाला सैंपल था ना वीक एसिड का, उसी में आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, एसिडिक बफर तैयार हो जाएगा। मतलब एसिटिक एसिड में आपने उसी एसिडिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट अलग से तैयार करके उसी में मिला दिया, ठीक है। तो आपका जो ये मिक्सचर तैयार हो रहा है, मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ये आपका एक एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा ओवरऑल। ये पूरा मिक्सचर एक एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे और भी बना सकते हो, जैसे आप कहो कि सर मैं फॉर्मिक एसिड का बफर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी वीक एसिड है, इसका इसका आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना लो। अब की बेस चलो KOH ले लेते हैं, तो इसका सॉल्ट हो जाएगा COOK, है ना। एसिड का सॉल्ट बनाना बहुत आसान है, एसिड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, बस वो हटा दो। जैसे इसका एसिडिक हाइड्रोजन है ये लास्ट में जो आ रहा है, ये हटा के
सॉल्ट का कटायन यहाँ चिपका दो। कटायन मतलब जैसे NaOH है तो सोडियम चिपका दो, KOH है तो पोटेशियम चिपका दो, है ना, तो बन जाएगा बेटा। तो फॉर्मिक एसिड प्लस पोटेशियम फॉर्मेट, है ना, ये आपका एसिडिक बफर है। जैसे आपने HCl ले लिया, HCl भी वीक एसिड है, और इसका NaOH के साथ बना दिया सॉल्ट, इसका NaOH के साथ सॉल्ट क्या हो जाएगा, NaCl, तो ये भी एक एसिडिक बफर हो जाएगा, है ना। अच्छा, आप लोग जानते हैं जो हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो कैसे कंट्रोल रहता है? ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका भी पीएच होता है ना, कोई भी लिक्विड है उसका तो अपना पीएच होगा ही, है ना, तो ब्लड का भी पीएच होता है, लेकिन वो ब्लड का पीएच कांस्टेंट कैसे रहता है? सर थोड़ा सा अल्कलाइन होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन होता है, सही कह रहे हो। लेकिन वो कंट्रोल कैसे रहता है? तो बेटा हम लोग के ब्लड में ये ईश्वर की देन है कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी एक प्रेजेंट होता है बफर सॉल्यूशन, और वो हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करता रहता है। नहीं तो क्या हो, देखो हम लोग का डेली का खाना पीना एक जैसे तो होता नहीं है ना। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खा लेते हैं। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली किसी दिन, आपने, है ना, किसी दिन आपने बहुत बेसिक नेचर का खाना खा लिया, बात समझ में आई? तो आप इस हिसाब से तो डेली मतलब डे बाय डे पीएच चेंज होना चाहिए बॉडी का, ब्लड का, लेकिन पीएच चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में एक बफर सॉल्यूशन होता है, और वो बफर सॉल्यूशन किसका होता है? सोडियम, ये कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, और उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट भी होते हैं, किसके? बाइकार्बोनेट आयन के। ये आपका नेचुरल बफर होता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई, जो हमारे ब्लड के पीएच को कंट्रोल करता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अच्छा भाई, इधर आ जाओ, बेसिक बफर में एग्जांपल लिख डालते हैं कुछ। बेसिक बफर में आप कोई वीक बेस ले लो, वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्सी, कर जाओ यार यहाँ से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया जैसे, और इसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है ये आपका बन जाएगा बेसिक बफर। ठीक है, और जैसे सेकेंड एग्जांपल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपने ऐड कर दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अब की चलो इसका बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बेसिक बफर हो जाएगा। जैसे आपने ले लिया पिरिडीन, ले लिया पिरिडीन, पिरिडीन भी वीक बेस होता है, और इसका आपने HCl के साथ सॉल्ट बना लिया, तो इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोराइड। HCl के साथ सॉल्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा? पिरिडीनियम क्लोराइड। पिरिडीन और पिरिडीनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है, पिरिडीन, ये कहीं पे लिखा हो मिल जाए आपको, पिरिडीन प्लस पिरिडीनियम क्लोराइड, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, एक बेसिक बफर है। ठीक है ना, बोलो भाई, ये सब क्लियर हो रही चीजें? यस यस सर। ऐसे बहुत बहुत सारे बफर आप लोग बना सकते हो खुद भी, है ना। आप लोग कई सारे एसिड बेस तो पढ़ ही चुके हो, है ना। कोई भी आप वीक, जैसे आप एनिलीन ले लीजिए, एनिलीन, एनिलीन ले लिए C6H5NH2, और इसका HCl के साथ सॉल्ट बना दिए, तो ये भी एक बेसिक बफर हो जाएगा। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बफर बना सकते हैं। सर, हाँ बताओ बेटा। सर ये ब्लड में जो सर बफर होता है सर, वो एसिडिक बफर होता है। हाँ देखो, इसमें क्या ये नेचर वाइज एसिडिक बफर है, लेकिन इसका पीएच जब देखा जाता है तो ये 7 से ज्यादा आता है। अब कहोगे सर ये कौन सी बात है,
तो है ना, लेकिन ये जो 7 से ज्यादा पीएच आता है ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस, देखो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हेल्दी पर्सन का वो 37 होता है। तो ये जो पीएच 7 से ज्यादा आता है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे आता है ना। आ रही बात, समझ में आ रही है? यस यस ठीक है, और ये तो आपको है ना, तो इसलिए वो थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा होगा। ठीक है, चलो अच्छा। अब इसमें आते हैं, चलो वही बफर का पीएच कैसे निकालते हैं। देखो आपको अगर न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसमें बफर का पीएच आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बफर का पीएच कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो एक हेडिंग लगा देता हूँ इसमें मैं, पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर। ठीक है, पीएच कैलकुलेशन ऑफ पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको बफर का पीएच कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। तो देखो दो तरह के बफर होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, है ना। और इसमें दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन यूज होती है। अच्छा, ये इक्वेशन जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये एक हेंडरसन नाम के साइंटिस्ट थे, है ना। ये एक्चुअली दो साइंटिस्ट थे, मैं नाम लिख देता हूँ, काफी लंबा चौड़ा नाम है, हेंडरसन ठीक है। ये आपके दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, है ना। इन्होंने ये इक्वेशन दी थी। इनका कहना था कि अगर कोई एसिडिक बफर आपको दिया जाए, अगर आपको क्या दिया जाए, कोई एसिडिक बफर दिया जाए, तो उसका पीएच हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हेंडरसन इक्वेशन इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग बफर का सॉल्यूशन, बफर का पीएच निकाल सकते हैं, एसिडिक बफर का। अगर कोई एसिडिक बफर दिया जाए तो उसका पीएच हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, लॉग के अंदर आप समझ रहे हैं, न्यूमरेटर में आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेना है और डिनोमिनेटर में वीक एसिड का कंसंट्रेशन लेना है। ठीक है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में और वीक एसिड का कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे आपने सॉल्ट लिखा है वहां पे लिख लीजिए कॉन्जुगेट बेस, वहां पे क्या लिख लीजिए, कॉन्जुगेट बेस, है ना। कॉन्जुगेट बेस आप समझ पा रहे हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी में, यस है ना। यस वीक एसिड जब अपना H प्लस आयन दे देता है, मतलब एसिड कोई भी हो, एसिड अपना जब H प्लस आयन दे देता है तो उसका करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में वीक एसिड का कंसंट्रेशन है और न्यूमरेटर में उसी से बनने वाले कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन है। वो एक्चुअली वो सॉल्ट का ही कंसंट्रेशन है, क्योंकि सॉल्ट में जो वीक आयन होगा वो एक्चुअली एसिड से ही आ रहा होगा। सॉल्ट में जो वीक आयन होगा वो एसिड से आ रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं भैया, एसिटिक एसिड वाला, चलो ले लिया मैंने। सबसे पहला एग्जांपल नहीं था, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट। मान लो आपको ये बफर का सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, और इसके लिए आप हेंडरसन इक्वेशन लगाना चाहते हैं। तो इसमें हेंडरसन इक्वेशन लगाने का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं। देखिए, इसको आप ऐसे लिखिए, पीएच बराबर पी के ए प्लस, पी के ए एसिडिक एसिड का होगा, क्योंकि के ए तो हमेशा वीक एसिड का ही डिफाइन होगा, प्लस लॉग। अब देखो डिनोमिनेटर में वीक एसिड, तो इन दोनों में बताओ वीक एसिड कौन है, एसिडिक एसिड है कि सोडियम एसिटेट है? एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड है, हाँ। तो इसका कंसंट्रेशन बेटा ले लीजिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में इसी से बनने वाले कॉन्जुगेट आयन का लेना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट आयन बनाना है तो इसका H हटा दो, है ना, इसका H हटा दो तो क्या बचेगा, एसीटेट आयन, है ना। तो ये बन गया भैया। या एसीटेट आयन की जगह पूरे पूरे सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी ले सकते हो,
क्योंकि ये वाला सॉल्ट तो ए बी टाइप का है। ए बी टाइप का मतलब समझ रहे हैं, इसमें एक ही कटायन एक ही एनायन है। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन सॉल्ट का होगा वही कंसंट्रेशन उससे आने वाले एनायन का होगा। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ए बी टाइप में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वही सॉल्ट ए बी टू टाइप का होता या ए टू बी टाइप का होता तो फर्क पड़ सकता था, है ना। क्योंकि अगर उसका कंसंट्रेशन, सपोज इसका कंसंट्रेशन सी है, तो इससे आने वाले एसीटेट का कंसंट्रेशन भी सी ही होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कि एक एग्जांपल चलो ये भी ले लेते हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि अमोनियम हाइड्रोक्स, ये लेकिन बेसिक बफर हो जाएगा। बेसिक बफर में रुक जाओ, बेसिक बफर के भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये तो एसिडिक बफर का हो गया, तो बेसिक बफर का क्या हो जाएगा। बेसिक बफर का इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो बेसिक बफर में फॉर्मूला इसी की तरह होगा। देखो जहां पे हम लोग पीएच लिख रहे हैं वहां पे हम लोग लिखेंगे पीओएच। बेसिक बफर में पीएच की जगह क्या लिखेंगे, पीओएच। और जहां पी के ए लिख रहे हैं वहां पे क्या आ जाएगा, पी के बी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई वीक बेस, है ना। और सॉल्ट का मतलब आप बेटर है कि ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट एसिड का जो आयन होगा उसका लेंगे कंसंट्रेशन, है ना। कई बार वो सॉल्ट वाला टर्म कंफ्यूज, मतलब उसमें आंसर गलत भी हो सकता है आपका। मतलब केवल सॉल्ट आप अगर याद रखोगे तो क्या गलत हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे देखो ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसमें एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन मान लो C1 दिया है और सोडियम एसिटेट का सॉल्ट का कंसंट्रेशन C2 दिया हुआ है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन हम रख देंगे कितना, C1, और ये एसीटेट आयन का कितना रख देंगे, C2। ठीक है, बोलो भाई, ये वैल्यूज तो दी जाएंगी, एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो देगा ही, तभी हम लोग निकाल भी पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, कि आपको अगर कोई बेसिक बफर दे दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम सल्फेट ले लिया मान लो, और ये बफर दे दिया, ठीक है। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन C1 है और अमोनियम सल्फेट का C2 है, और आपको यही फॉर्मूला लगाना है, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बताओ कहाँ क्या रखेंगे, POH इक्वल टू PKB, यही हेंडरसन इक्वेशन लगानी है। तो बताओ सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या रख दें। तो बस यहाँ पे कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग सॉल्ट का कंसंट्रेशन C2 रख देंगे और बेस का रख देंगे C1, और हो जाएगी कहानी गड़बड़। क्यों गड़बड़ हो जाएगी समझे, देखो क्योंकि इसमें वीक बेस तो समझ में आ गया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट जो एसिड है वो अमोनियम आयन है। तो आप ये देखो कि ये जो सॉल्ट है ये जब आयनाइज होगा पानी के अंदर तो इससे अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना आपको मिलेगा। अगर ये C2 है, हाँ गुड, 2C2, क्योंकि ये इसके 1 मोल से 2 मोल बनेंगे अमोनियम आयन, तो हमें तो C2 2C2 मिलेंगे। तो बेटा हमें यही वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, मतलब अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर नहीं, यहाँ पे देखो डबल है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्ट की जगह, क्योंकि ज्यादातर आप बुक देखोगे या अपनी स्कूल बुक भी खोल के देखोगे तो वो लोग हर जगह लॉग के ऊपर लिखते हैं सॉल्ट और नीचे लिखते हैं एसिड या बेस जो भी वीक होता है ना। और वो फॉर्मूला ठीक है, अगर ए बी टाइप का सॉल्ट है तब तो चल जाएगा, ए बी टाइप के सॉल्ट में दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर ए बी टाइप का सॉल्ट ना हुआ, सॉल्ट तो भैया कई तरह के होते हैं, AB2, A2B, A3B2, तो फिर वहां पे आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, सो फंडा मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई, यस। है ना।
क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत आसान होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन इसमें बहुत इजी इजी मिलेंगे, सीधे बस वैल्यू रख के निकालना ही होता है, क्योंकि इसमें वैल्यू रख के निकालना ही थोड़ा सा अपने आप में टफ माना जाता है, क्योंकि वो लॉग में आएगा, फिर लॉग में बच्चे को प्रॉपर्टी वर्टी लगानी पड़ेगी लॉग की, तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर तक पहुंचना ही एक टफ वर्क माना जाता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन अगर आपने वैल्यू ही गलत रख दी, भले ही कैलकुलेशन सही कर रहे हो, तो भी आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई, ये इतना समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात? यस सर। है ना, क्लियर है सभी को? Yes. यस यस चलो फिर इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। Calculate pH of buffer solution containing containing 0.15 mole of acetic acid and 0.1 mole of sodium acetate per liter. और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड is 1.8 into 10 to the power -5। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और एक बार आप लोग अटेम्प्ट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को ही करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। यस सर।
Yes, sir. Done. So 6.18. नेटवर्क चला गया था, वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई आंसर नहीं दे रहा है। कुछ बच्चों ने तो आंसर दे दिया है, जो ही लोगों ने। हाँ, आ रहा, इसमें आंसर आपका आएगा 4.5 समथिंग आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों का आ गया? 4.5। देखिए इसमें एक बार मैं कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पहले तो आपने ये समझ लिया होगा कि ये आपका एक एसिडिक बफर है ना। ये आपका क्या है? एक एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर का पीएच आपका हो जाएगा पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट का जो एनायन है उसका कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में ले लिए, और जो वीक एसिड है, वीक एसिड का कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर। ठीक है। अब आपको देखो उसने दोनों के मोल दे दिए हैं, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, और पर लीटर बोल रहा है, मतलब कि वॉल्यूम 1 लीटर दे रहा है। तो ठीक है, 1 लीटर में जो मोल है वही उनके क्या हो जाएंगे? कंसंट्रेशन हो जाएंगे, है ना। तो एसीटेट आयन का हो जाएगा मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 1। जैसे 1 से डिवाइड करने कोई मतलब है नहीं, वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, वैसे भी वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का रेशियो है, तो कंसंट्रेशन का रेशियो मोल के रेशियो के ही हमेशा इक्वल होगा, है ना। अगर वॉल्यूम ना भी दिया होता, है ना, और हम लोग कुछ v मान लेते, तो भी वो v क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है रेशियो में। और पी के ए हो जाएगा ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8, क्योंकि आपको के दिया हुआ है। ये जो है ना, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो, के ए की वैल्यू दे दी है। बस यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस लॉग 1.8, और ये आपका लगभग कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से ये आ जाएगा लॉग 1। हाँ, इसमें कितना? ये 3/2 आ रहा है क्या लॉग के अंदर? सर 2/3 2/3। 2/3 सॉरी। हाँ
2/3 आ जाएगा। बाकी log 2 log 3 हम लोग को पता ही है, वो वैल्यूज रख के log 1.8 भी आप लोग निकाल ही लोगे, तो ये नियरली इतना आ रहा है आंसर में, pH इक्वल टू 4.56, है ना। डेसिमल के सेकंड डिजिट में हो सकता है कि मैच ना कर रहा हो, क्योंकि आप कैलकुलेटर अगर यूज करोगे तो वो एक्यूरेट वैल्यू दे देगा, तो वो हो सकता है कि 4.5 के अलावा कोई यहाँ पे दूसरा नंबर भी आ जाए, लेकिन मैनुअली जैसे निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हुई बात, यस सर। यस सर। है ना। तो ये हो गया एक, कभी मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन देख रहा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी चाहो तो कर लो, है ना। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एक बार इसको रीड कर लीजिए। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम। आपको वो पूछ रहा है कि क्या, आपको 4 सॉल्यूशन उसमें दे दिए, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और कह रहा है कि अगर इनको इक्वल वॉल्यूम में हम लोग ऐड कर दें तो किस केस में बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब देखो पहला केस में क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर ही होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, 0.1 मोलर है, सीधे उसकी मोलरिटी 0.1 हो जाएगी। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 0.1 मोलर उसने क्या ऐड कर दिया, HCl, और कह रहा है बताओ कि इसमें बफर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो ये तो इसने क्या किया, बेस और एसिड का मिक्सचर दे दिया, तो एसिड और बेस मिक्स करेंगे तो बेटा वो तो रिएक्ट कर जाएंगे भाई। भाई एसिड और बेस आपस में साथ साथ रहते ही नहीं है ना, जैसे ही मिलाओगे तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, क्या बना देंगे, सॉल्ट बनाने लगेंगे और वाटर बना देंगे। ठीक है, अब आप इसमें क्या करो, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगाओ कि यार एसिड के मोल कितने थे, तो एसिड के मोल लिए हैं 1 लीटर में 0.1 उसने लिए है ना, और HCl के भी मोल कितने हैं, अगर 1 लीटर में देखें दोनों के मोल तो 0.1 है ना। और अगर दोनों के 0.1 है तो यही ये दोनों LR बन जाएंगे। LR मतलब समझ रहे हो, लिमिटिंग रीजन है, मतलब कि ये दोनों ही कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि LR पहचानना आता है ना, गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट, इसका रेशियो जिसके लिए कम होता है वो LR होता है, लेकिन इसमें तो रेशियो सेम आ जाएगा दोनों के लिए, 0.1/1, 0.1/1। ऐसे केस में तो दोनों ही कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब ना तो बेस बचेगा ना एसिड, हाँ ये सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, तो ये आपका क्या बफर बन पाएगा, ये तो सॉल्ट का सॉल्यूशन तैयार हो गया। फाइनली हमें क्या मिला, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन मिल गया, तो ये हमारा बफर नहीं है ना। बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमें क्या मिला, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन तैयार मिल गया। दिस इज, अकेला सॉल्ट का सॉल्यूशन बफर नहीं होता है, नॉट ए बफर्स। ठीक है, तो ये तो नहीं है। अब देखो अगले केस में क्या कह रहा है, अगले केस में ये वाला ऑप्शन तो हट गया, इसमें कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.05 है और HCl 0.1 है, तो ऐसे ही आप रिएक्शन लिख के देख लो। सेकेंड केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से रिएक्शन तो क्या होगा, ऐसे ही होगी, अमोनियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर। ठीक है, अब इसमें देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है 0.05 मोल है ना, और HCl के 0.1 मोल, तो इसमें बताओ LR कौन बनेगा, इन दोनों में LR बताइए कौन बनना चाहिए, लिमिटिंग रीजेंट। NH4, मतलब ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा 0.05, लेकिन ये थोड़ा बच जाएगा 0.01 माइनस 0.05, ये इतना बच जाएगा, इसके मोल 0.05 ही बच जाएंगे, है ना, और ये बन जाएगा 0.05। तो अब बताओ कि ये क्या बफर है, देख के बताओ भाई, क्या, देखो फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या बचा, हम फाइनली हमें मिला क्या, तो फाइनली हमें HCl और अमोनियम क्लोराइड का ही एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है ना। क्या ये बफर है,
तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अमोनियम क्लोराइड, तो देखो याद करो बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड तो होता ही नहीं था, उसमें तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट, या वीक बेस और उसका सॉल्ट। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस HCl ये बफर नहीं है ना। बोलो भाई, इन दोनों का मिक्सचर बफर नहीं है, क्योंकि बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस तो होते ही नहीं थे। ये भी हट गया ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं भैया, तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब देखो इसमें HCl के ले लिए उसने मोल 0.05, HCl के अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 0.1। अब बताओ LR कौन बनेगा, HCl। LR HCl, HCl पूरा कंज्यूम हो जाएगा। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मोल ज्यादा है, वो थोड़े बच जाएंगे, वो 0.05 रह जाएंगे, और सॉल्ट पानी तो बनेगा बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, आप समझ रहे हैं, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, और ये बफर है कि नहीं बताओ, यस सर। है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट बन रहा है वो उसमें मिक्स है, तो ये हमारा एक बेसिक बफर है। अच्छा, उसने केवल पूछा कि बफर बनेगा नहीं बनेगा, उसने एसिडिक बेसिक तो पूछा ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको केवल यही आइडेंटिफाई करना होगा कि किस सर केस में बफर बन रहा है, किस केस। हाँ बोलो बेटा। सर आलोक को इन कर लीजिए सर। हाँ ओके बेटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें हमें यही आइडेंटिफाई करना होगा कि किस केस में बफर बन रहा है, किस केस में बफर नहीं बन रहा है। अब देखो ये पूरा समझने के बाद आपको मैं एक रिजल्ट बताता हूँ, है ना। यही क्वेश्चन आप देख के भी आंसर दे सकते थे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, लेकिन आपको मुझे समझाना था, इसलिए मैंने पूरा आपको करके दिखाया। देखो, जब भी एक वीक एसिड या जब भी एक एसिड और बेस का मिक्सचर दिया जाए और पूछे कि बताओ बफर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप देख लेना कि उस सिचुएशन में बफर बनेगा जिसमें वीक बेस के मोल्स क्या हों, ज्यादा हों। मतलब जो भी वीक है, जैसे मान लो बेस वीक है, तो वीक बेस के मोल्स ज्यादा होने चाहिए स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के मोल ज्यादा हैं वीक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, कभी बफर नहीं बनेगा। बफर बनने के लिए हमेशा वीक कंपोनेंट मतलब वो वीक एसिड या वीक बेस कुछ भी हो सकता है ना, वीक कंपोनेंट के वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोल से ज्यादा होने चाहिए। तो अगर मैं यही केवल देख लेता, जैसे पहले केस में देखो दोनों के मोल बराबर थे, तो मैं देख के बोल देता कि इसमें तो कहानी खत्म है। दूसरे में देखा तो मैंने देखा कि वीक बेस के मोल कम है ना, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मोल 0.05, तो इसमें तो पूरा वीक बेस खत्म हो जाएगा। और जब वीक बेस रहेगा नहीं तो बफर काहेगा, क्योंकि बफर में एक कंपोनेंट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही होता है ना। बोलो भाई। और तीसरे केस में देखिए कि वीक बेस ज्यादा है, वीक बेस के मोल ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल कम है, इसमें स्ट्रॉन्ग वाला खत्म हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग वाला पूरा खत्म हो गया, है ना, तो फिर बफर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वीक वाला पूरा खत्म हो रहा है तो बफर नहीं बनेगा। तो इसमें मैं आपको टू द पॉइंट नोट लिख दे रहा हूँ कि बफर बनने के लिए फॉर द Screen is not visible. स्क्रीन डिसअपियर। अरे हट गया क्या, अरे ये क्यों गया भाई। हम्म, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, मैं लॉजिक आपको बता दे रहा हूँ। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बफर, है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बफर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, जब भी आपको मिक्सचर दे दिया जाए, एसिड किसी एसिड का और बेस का मिक्सचर दे दिया जाए, तो उसके लिए ध्यान रखना
हमेशा वीक, इसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट Lr होना चाहिए, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुड बी Lr, ऐसे समझो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी Lr। Lr मतलब लिमिटिंग रीजेंट, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट पूरी तरह से रिएक्ट कर गया ना तो बफर बन जाता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग वाला रह गया बच गया तो फिर बफर नहीं बनने देगा, क्योंकि बफर में एक कंपोनेंट तो वीक एसिड या वीक बेस का ही होता है ना, चाहे वो एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का Lr होना जरूरी है, लिमिटिंग रीजन। तो आप देख लीजिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Lr बन रहा है तो बफर बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes. Yes. है ना। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन में केवल इतना देखते ही कई बार क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें मिलेगा नहीं लग रहा। चलो ठीक है, आगे पहले क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन, सॉरी, पहले नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं आपको। ठीक है, तो बफर की कहानी समझ में आ गई सभी को? किसी को Yes. डाउट तो नहीं किसी पॉइंट पे? Yes. अच्छा, तो ये हम लोग भी बात कर रहे थे कि एक, चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, अरे अभी मैं सर क्लास ले रहा हूँ इस समय। हाँ 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 हाँ। अब उसका सर अभी कुछ इस समय कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं फ्री होके आपको कॉल करता हूँ, है ना। हम्म। देखिए, इसमें क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग mixture can acts as a buffer solution if equal volume of both solution are mixed together। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, और इनका मोलर रेशियो दे दिया 5:4 का, मतलब इनको इन मोलर रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। इनका मोलर रेशियो 5:4 है। सेकेंड केस में ले लिया उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl ही लिया है, लेकिन रेशियो उसने ले लिया 4:5। ठीक है, थर्ड केस में ले लिया H2CO3 प्लस NaOH, और इसमें रेशियो ले लिया 2:1, है ना। और लास्ट केस में H2S प्लस NaOH, और रेशियो ले लिया 1:1। है ना। बताइए, इसमें किस में बफर बन जाएगा? Sir, A and C. A में and C में। A and C, है ना। Yes. ठीक है, ठीक है, गुड।
जिसमें भी एसिड एलआर की तरह बिहेव कर रहा होगा उन सभी में बफर बन जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम तो सेम उसने पहले ही बोल दिया है ना, तो जिसके मोल भी सेम, जिनके मोल कम होंगे वही एलआर हो जाएगा। तो मोल एसिड का मोल इसमें 4 है और बेस का ज्यादा है, तो भैया हाँ ये एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, बन जाएगा एलआर। दूसरे में गड़बड़ हो जाएगा, भाई एसिड ज्यादा ले लिया तुमने तो एसिड बच जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बच जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं बचना चाहिए। इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है और बेस का तुमने कम लिए मोल, खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। और लास्ट वाले में इक्वल है तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन करने को दिए जाएंगे। अब इसमें आपको बताते हैं पॉलीट्रॉपिक एसिड क्या होते हैं, क्योंकि कई बार आपको पॉलीट्रॉपिक एसिड या पॉलीट्रॉपिक बेस के भी बफर बना के दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक एसिड, पॉलीट्रॉपिक एसिड क्या होते हैं। देखो, पॉलीट्रॉपिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, है ना। बोलते हैं ऐसे एसिड, दोज एसिड which have more than one acidic hydrogen। ऐसे एसिड जिनके पास एक से ज्यादा एसिडिक अगर हाइड्रोजन है ना, तो उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम लोग पॉलीट्रॉपिक वीक एसिड बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक वीक एसिड। पॉलीट्रॉपिक में डाइट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ट्राइट्रॉपिक भी हो सकते हैं, टेट्राट्रॉपिक, डाई ट्राई टेट्राट्रॉपिक सभी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया मैंने H2CO3, तो H2CO3 आप देख रहे हैं इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और ये वीक भी है ना। देखिए ये तो वीक भी है, तो ये आपका डाइप्रोटिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है ना। H2S भी इसी कैटेगरी में आएगा, इसके पास भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका कैसा एसिड होगा, ये भी आपका पॉलीप्रोटिक ही होगा। पॉलीप्रोटिक में डाइप्रोटिक से लेकर हायर कितने भी हाइड्रोजन हो, 3 4 5, वो सब इसी में आ जाते हैं बेटा। अब जैसे ऑक्जेलिक एसिड भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में बताओ कितने हाइड्रोजन है एसिडिक, 2 है ना। इसमें भी 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कभी दिखने लगे, जैसे H3PO4, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ एक में बेटा। तो H3PO3 में अगर आप देखें तो इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो पहली बात तो हमें ये इनको पहचानना आना चाहिए, अगर कोई भी ऐसा वीक एसिड दे दिया जाए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखे, तो ऐसे वीक एसिड को हम लोग पॉलीप्रोटिक वीक एसिड कहते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। सब वीक होना चाहिए ना एसिड को। हाँ हाँ, पॉलीप्रोटिक में वीक एसिड भी होना जरूरी है ना, क्योंकि स्ट्रांग होंगे तो फिर यहाँ पे बफर का मतलब ही नहीं, क्योंकि बफर बनाएंगे तो वीक होना जरूरी है ना एसिड का या बेस का। ठीक है, तो वीक होना जरूरी है। अब इसमें हाँ, अब आते हैं कि जैसे अभी तक हम लोग ज्यादातर, अभी जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़े थे वो मोनोप्रोटिक एसिड पढ़ रहे थे, जैसे एसिटिक एसिड है आपका, तो एसिडिक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड है। तो मोनोप्रोटिक एसिड तो बेटा एक ही स्टेप में आयनाइज होगा, उसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो एक ही स्टेप में आयनाइज हो जाएगा और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, Ka बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ये जितने आप देख रहे हैं ना डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक, बेटा बोलते हैं जितने इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है
उतने डिफरेंट स्टेप में वो आयनाइज होते हैं, मतलब उनके उतने ही इक्विलिब्रियम बनते हैं, है ना। क्या मतलब है, देखो इसको भी समझिए इस बात को, कि अगर कोई पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है और उसके पास जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो उतने ही टाइप के इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए जैसे H2S, H2S जब आयनाइज होता है ना पानी के अंदर, तो आप इसको कभी ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में कभी ऐसे मत आयनाइज कर देना कि आपने क्या किया कि उसके दोनों H+ एक ही बार में निकाल दिए और सल्फाइड, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड एक ही बार में सारे H नहीं देगा, है ना। भाई गरीब आदमी है, भाई गरीब आदमी या मिडिल क्लास का फैमिली का आदमी है, अगर वो कोई महंगी चीज लेता है तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि महंगी चीज ले, तो वो आपने देखा होगा कि वो लोन ले लेता है और ईएमआई बंधा लेता है, एक बार में नहीं देता सारे पैसे, क्योंकि होते नहीं उसके पास। बात समझ में आई। तो वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट में देता है कि पहले भैया हर महीने इतनी इंस्टॉलमेंट ले लो, या पहले इतनी ले लो फिर इतनी ले लो, धीरे 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 दे के वो, है ना, वो चीज उसकी हो जाती है ना। तो वही चीज है भैया, ये सब गरीब आदमी है, ये एक बार में थोड़ी ना दे देंगे दोनों H+ आयन, है ना। माना कि दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं, एक बार में नहीं देंगे, वो दो स्टेप में देंगे, वो दो इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहले वो अपना एक H+ आयन देंगे पानी के अंदर, और वो इस तरह का इक्विलिब्रियम बनाएंगे, ठीक है। और जब ये अपना पहला H+ आयन दे के ये इक्विलिब्रियम बना रहे होंगे ना, तो इसका अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा उसको हम लोग थ्योरी में बोलेंगे Ka1, उसको क्या बोलेंगे, Ka1, इसको बोलेंगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, उसको क्या बोलेंगे, Ka1, है ना। जो उसका पहला इक्विलिब्रियम बन रहा है ना, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो HS- देख रहे हो ना, अभी इसमें एक हाइड्रोजन और बैठा हुआ है, अब ये HS- आयनाइज हो रहा होगा, जब ये बनेगा तो फिर ये कुछ देर के बाद ये आयनाइज होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये आयनाइज होगा तो ये अपना अलग एक इक्विलिब्रियम बना रहा होगा भैया, इसका पानी के अंदर एक दूसरा इक्विलिब्रियम बन रहा होगा, और ये जो सेकेंड स्टेप में आयनाइज हो रहा है, ठीक है, ये लिख लिए, इट आयनाइज इन 2 स्टेप, ठीक है। ये 2 स्टेप में क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। ये इसका मैं लिख रहा हूँ पहला स्टेप, और ये इसका सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब इसके सेकेंड स्टेप का भी तो अपना कोई केसी होगा, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं Ka2, इसको बोलते हैं सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S। बोलो भाई। K1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है H2S का, लेकिन K2 H2S का सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और ये दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे, कुछ देर के बाद ये केस बन जाएगा किसका, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, ये केस किसका बन जाएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, समझने वाली बात, अब मैं बहुत मजे की बात बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, कि अगर आपको कभी कोई ऐसा डाइप्रोटिक एसिड दे दिया जाए, इनमें से मतलब कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड, और इनमें मिला दिया जाए, क्या कोई बेस मिला दिया जाए, और बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया जाए, मान लो NaOH और पूछे बताओ कितने टाइप के बफर सॉल्यूशन बनाएगा ये, तो बता सकते हो आप H2S कितने टाइप के बफर सॉल्यूशन मिला बनाएगा अगर इसमें हम लोग क्या ऐड कर दें, NaOH। H2S कितने टाइप के बफर बना सकता है, टू। हाँ, तो जितने भी पॉलीट्रॉपिक एसिड बेस होते हैं ना, वो उनके पास जितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उतने ही टाइप के भी वो बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें, मतलब एक कई बार आपसे छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे आपसे कोई लिख दे H2S + NaOH, है ना,
और पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म बाय दिस मिक्सचर, हाउ मेनी टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, खट से आप 2 आंसर दे देना। अब देखो, आपको लग रहा होगा सर 2 कैसे बन गए, तो देखो सिंपल सी बात है। H2S पहले स्टेप में आयनाइज होके क्या दे रहा है, HS माइनस। तो ये HS माइनस और इसका है ना, ये Na प्लस, ये मिला दो, तो एक सॉल्ट इसका बन रहा होगा क्या, NaHS, है ना, समझ में आ रही है। और इन दोनों का मिक्सचर पहला टाइप का। अब ये जो 2 बन रहे हैं वो कौन कौन से टाइप का, मैं वो लिख के बता रहा हूँ आपको। पहला टाइप होगा H2S, मिक्सचर ऑफ H2S प्लस NaHS। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप का बफर होगा, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट बफर होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा बफर कौन सा बन रहा है बता सकते हो? दूसरा बफर बन रहा है ये जो HS माइनस के रिस्पेक्ट में। हाँ, HS माइनस के रिस्पेक्ट में जब ये अपना दूसरा देखो, HS माइनस जब अपना दूसरा H प्लस आयन दे रहा है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है सल्फाइड आयन, है ना। और हमेशा बफर बनता है किसी भी एसिड या बेस का अपने कॉन्जुगेट के साथ। तो पहला बफर बना H2S और उसके कॉन्जुगेट के साथ, है ना। और दूसरा बफर बनेगा HS माइनस और उसके कॉन्जुगेट बेस के साथ। आ रही बात, समझ में आ रही है? तो यस दूसरा सर। बफर बन रहा होगा, अगर मान लो बेस NaOH ही है ना, क्योंकि बेस उसने NaOH दे दिया तो वो कॉन्जुगेट सॉल्ट बनाएगा NaHS, और इसका दूसरा सॉल्ट बनेगा Na2S। क्योंकि देखो, अब आप क्या करो, वो दोनों जगह Na चिपका दो, क्योंकि उसने Na बोल ही दिया है जब। तो यहाँ पे वो बफर बनेगा NaHS और Na2S, इस यहाँ पे 2 सोडियम चिपकेंगे। ठीक है, ये बनेगा आपका सेकेंड बफर। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब है ना, अब जैसे आपको मैं देता हूँ एक और एग्जांपल, आपसे मैं दे दूं कि H3PO4 में मैंने NaOH मिला दिया, है ना। तो बताइए कितने टाइप के बफर बनेंगे? 3। है ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी देखी जाए तो इसमें 3 तरह के बफर बन सकते हैं। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, 3 तरह के। लेकिन आपसे कोई पूछे भाई बताओ कौन कौन से 3 तरह के बनेंगे, तो देखो उसका तरीका ये है कि इसको आप खटाखट आयनाइज करना शुरू कर दो। किसको? H3PO3 को, H3PO4 को। ये पहले स्टेप में आयनाइज होगा तो कौन सा आयन देगा? H2PO4 माइनस प्लस H प्लस। दूसरे स्टेप में जब ये आयनाइज होगा H2PO4 माइनस, तो ये कौन सा आयन देगा? HPO4 2 माइनस। जब ये तीसरे स्टेप में आयनाइज होगा HPO4 2 माइनस, तो ये देगा फॉस्फेट आयन। इस स्टेप में इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 होगा, सेकेंड स्टेप में K2 होगा, थर्ड स्टेप में K3 होगा। ठीक है, और इसमें जो 3 बफर बन रहे हैं, अब आप समझ पा रहे हो, पहला बफर बन रहा होगा H3PO3 और उसके कॉन्जुगेट बेस के साथ। मतलब पहला बफर ये बनाएगा अगर NaOH के साथ, तो वो H3PO4 प्लस NaH2PO4 का जो मिक्सचर होगा, ये फर्स्ट टाइप का बफर बनाएगा, है ना। आ रही बात, समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। है ना। सेकेंड टाइप का जो बफर बन रहा होगा उसमें इन दोनों के बीच बनेगा, इन दोनों इन दोनों में सोडियम सोडियम लगा दो, है ना, क्योंकि वो NaOH के साथ पूछ रहा है ना। तो NaH2PO4 प्लस Na2HPO4 के बीच में बन रहा होगा। और तीसरे केस में बन रहा होगा ये Na2HPO4 और Na3PO4। ठीक है, बोलो भाई। तो
अगर कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है तो वो 3 स्टेप में आयनाइज होगा और तीनों स्टेप में अलग अलग बफर वो बना रहा होगा, है ना। जैसे ये आपका H3PO4 3 तरह के बफर बना सकता है। अब अगर आपसे वो देखो, अच्छा ये पॉलीप्रोटिक वाले जो बफर है ना, वो मेंस के पेपर में नहीं आएंगे, मेंस के पेपर में तो नहीं, लेकिन एडवांस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन। अब आपको अगर वो इनमें से कोई एक बफर उठा के दे दे, मान लो ये H2S वाला ये वाला बफर उठा के दे दे और इसका पीएच पूछने लगे वो, तो बताओ क्या करेंगे भाई। इसके पीएच का हम लोग वही हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट की जगह ले लेंगे HS माइनस का कंसंट्रेशन और एसिड की जगह इसके ले लेंगे H2S का कंसंट्रेशन ले लेंगे। लेकिन ये K1 Ka की जगह क्या रखेंगे बेटा, इनके तो दो दो Ka हैं, K1 रखेंगे कि K2 रखेंगे? बोलो भाई। इनका तो K1 K2 दोनों ही पेपर में दिया, मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन रखना हमें एक ही होगा। इसमें बता सकते हो कौन सा? अरे सिंपल सी बात है, देखो ये बफर उसके किस इक्विलिब्रियम में बन रहा है, पहले इक्विलिब्रियम में कि दूसरे के इक्विलिब्रियम में? फर्स्ट वाले में है ना। और फर्स्ट वाले है ना, फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा ना उसके पीएच के लिए, Yes, sir. है ना। इसका मतलब जैसे आपको बस यही ध्यान रखना है कि जैसे आपको जो मैंने H2S के दो बफर बताए थे, जैसे Na2S प्लस NaHS, और इसका कोई पूछे पीएच क्या होगा, तो आप सीधे लिख देना पीएच इक्वल टू pKa1 प्लस लॉग, अब इसमें सॉल्ट का एनायन क्या है, HS माइनस डिवाइडेड बाई H2S। ये फॉर्मूले से निकल आएगा इसका बफर का, इस वाले बफर का पीएच। लेकिन अगर इसी में जो दूसरा बफर बन रहा था, अगर आपको वो पेपर में दे दिया जाए, मान लो ये वाला बफर बना के दे दिया जाए और पूछे बताओ इसका पीएच बताओ कितना है, तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, क्या लिखें, पीएच इक्वल टू pKa2, है ना। यस क्योंकि ये जो आयन है ये इसके सेकेंड इक्विलिब्रियम में छुपे हुए हैं और इसमें वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है HS माइनस, और उसका कॉन्जुगेट एनायन है सल्फाइड है ना। तो ये ऐसे लिख देंगे हम लोग, है ना। स्ट्रॉन्ग वाला आयन हटा के लिखना आप लोग, है ना, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन तो चेंज होगा नहीं, हमें तो वीक आयन के कंसंट्रेशन से लेना होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, आ रही बात, समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसमें ये चीज हम लोग को बस पता होनी चाहिए कि ऐसे ही इसमें इनमें ये पहला वाला दे दिया जाए तो उसमें pKa1 यूज होगा, अगर ये वाला बफर दे दिया जाए तो फिर वो pKa2 यूज होगा, और ये वाला मान लो बफर दे दिया जाए तो pKa3 यूज कर लेंगे, हेंडरसन इक्वेशन में pKa3 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक छोटी सी बात बताते हैं, ये जितने भी पॉलीट्रॉपिक वीक एसिड होते हैं, इनका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सेकंड उससे कम होता है, और अगर उसका थर्ड भी है तो थर्ड सबसे कम होता है। जैसे H2S का फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उसके सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज्यादा ही होगी, है ना। वैसे वो वैल्यू आपको दी जाएगी नहीं, जैसे ये H3PO4 है, तो H3PO4 के लिए बोला जाए तो इसके जो 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसमें सबसे हायर वैल्यू कौन सी होगी, है ना, K1। अच्छा, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा क्यों K1 क्यों सबसे ज्यादा होगा? बहुत सिंपल बात है, देखो ये H2S वीक एसिड है, मान लो इसका अल्फा जो है वो 40% है ना, तो इसके 40% मोल डिसोसिएट होके HS माइनस बना रहे होंगे, वो कितने भी होंगे, है ना, उसके इनिशियल मोल के 40% डिसोसिएट होके बना रहे होंगे HS माइनस। तो अगर मान लो आपने इसके 100 मोल लिए तो इसके 40% मतलब कितने मोल बन रहे होंगे यहाँ पे,
40 बन रहे होंगे। अब ये जो डिसोसिएट हो रहा होगा अगले इक्विलिब्रियम में, ये तो शुरुआत 40 से ही कर रहा होगा ना, Yes. है ना। और इसका अल्फा मैंने मान लिया कि चलो बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, 90% मान लिया, है ना। तो भी बताओ सल्फाइड आयन यहाँ पे कितने बन पा रहे होंगे, तो 40 का 90% निकालो कितना होगा, 36। 36 ही हुआ। तो पहले से तो कमी आए ना, मतलब पहले इक्विलिब्रियम से देखो सल्फाइड आयन भी कम आ रहे हैं HS माइनस से, और अगर सल्फाइड कम आ रहे हैं तो H प्लस आयन भी सेकेंड इक्विलिब्रियम के कम ही आ रहे होंगे फर्स्ट इक्विलिब्रियम से। बोलो भाई। और वो तो मैंने सेकेंड स्टेप का 90% मान लिया, तब जाके वो 36 हुए, जबकि सेकेंड स्टेप का अल्फा ऐसा थोड़ी ना कि 90 होगा। तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि भाई पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं उनका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, सेकेंड का उससे कम हो जाता है, थर्ड है तो उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो जितना बन रहा होगा इक्विलिब्रियम में वो उसी से तो फर्दर डिसोसिएट होगा। तो अगले स्टेप में आने वाले जो आयन का कंसंट्रेशन होगा वो पहले स्टेप से हमेशा कम ही होगा, है ना। सेकेंड स्टेप में आयंस का कंसंट्रेशन फर्स्ट वाले स्टेप से कम होगा, अगर थर्ड स्टेप बन रहा है तो वो सेकेंड स्टेप से कम होगा, तो Ka की वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना। बोलो भाई। Yes, sir. तो ये चलो बफर मैंने आपको करा दिया है। अभी इसमें बफर कैपेसिटी एक टर्म रह रहा है, वो चलो अगली क्लास में करेंगे बफर कैपेसिटी। तो आप लोग क्या करिएगा, आयनिक आप सीट देखो, आयनिक में आपको देखने को आयनिक की सीट आप देखिएगा, उसमें 3 पार्ट है, आयनिक 1, आयनिक 2, आयनिक 3। तो आयनिक 1 आपका मैंने करा दिया है, आयनिक 2 में बफर दिया हुआ है, तो आयनिक 2 एलिमेंट्री वाली आप लोग कर लीजिएगा, आयनिक 2 में एलिमेंट्री वाला मैंने करा दिया है ना। अभी एडवांस वाला, एडवांस में ये वाला तो हो गया पॉलीट्रॉपिक वाला, लेकिन अभी थोड़ा उसमें बच रहा है, ठीक है, तो वो अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। यस सर। Yes. है ना, आप लोग भी थक गए होगे, है ना, पढ़ते पढ़ते। तो चलो भाई इतना ही रखो, है ना, फिर इसके बाद फिर अगली क्लास में इसी का ही कराऊंगा मैं, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर।